अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। यारियाँ सीज़न 2 ये दोस्ती माबिन सज्जाद किस्त नंबर 9। लुकारस की एक झटके से सुनसान जगह पर वाक़ इस घर के पास गाड़ी आकर रुकी। लोपा ने एक तायराना निगाह चारों तरफ घुमाई और अच्छे से तसल्ली करने के बाद किसी को फ़ोन से पैगाम भेजा। इस सारे वक्त में लुकारस तब भींचे बैठी रही। वो भी कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। लूपा ने इसे इत्तला दी तो उसने महज सर हिलाने पर ही इत्तफाक किया और जीप से उतर गई। लूपा ने भी इसकी तकलीद की। अब वो दोनों इस वसीला से घर के सामने खड़ी थी, जिसके लोहे के जंग आलूद गेट पर बड़ा सा काले रंग का ताला इनको मुंह चढ़ा रहा था। पीछे हटो, मैं देखती हूँ। लूपा ने लुकारस को पीछे होने का कहा तो वो 2 कदम पीछे हुई। कुछ लम्हों का खेल था और लूपा ने ताला खोल दिया। उसके लिए ये काम किसी बच्चों के खेल से कम न था। इन सब में वो माहिर थी। ताला खोलते ही उसने गेट को धकेला तो वो एक झटके से खुलता चला गया। लूपा ने एक नज़र मुस्कुराकर पीछे खड़ी लुकारस को देखा, जैसे इसे दाद चाहती हो, लेकिन लुकारस उसे नज़रअंदाज करती अंदर की जानिब बढ़ गई। तो लूपा ने मुंह बसूर कर कुछ कहा। रुको। इससे पहले लूपा गेट से अंदर दाखिल होते किसी की करख्त आवाज़ पर इसके कदम थम गए। उसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर इस शख्स को देखना चाहा, लेकिन इससे पहले वह इसे देख पाती किसी ने इसके सर पर वजनी चीज़ से वार किया। लूपा को अपने सर पर आसमान घूमता हुआ महसूस हुआ। इससे कब्ल के वो लड़खड़ा कर गिरती किसी ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। लूपा ने बंद आंखों से उसका चेहरा देखा। रीम। उसने सरगोशी की और फिर होशो हवास से बेगाना हो गई। इसको अंदर ले जाकर बंद कर दो, उस शख्स ने साथ खड़ी किसी को हुक्म देते कहा, जिसने लूपा को थाम रखा था। वो सर हिलाती उसे लिए घर के पिछली सिमत बढ़ गई, जहाँ अलग से एक कबाड़खाना बना हुआ था। इस लड़की के जाते हुए शख्स ने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क चढ़ाया। काली सी आंखों में एक शैतानी सी चमक थी और कदम अंदर दाखिल हुए। लुकारस ने जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस न की तो चौंक कर मुड़ी, लेकिन लूपा वहां नहीं थी। एकदम उससे परेशानी ने आ घेरा। लूपा। उसने आहिस्ता आवाज में उसे पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया था। उसे कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ था। दफतन काम में लगे आले को कुछ सोचकर उसने दबाया। किरान। राब्ता मिलते ही उसने सरगोशी की सूरत से पुकारा तो गाड़ी ड्राइव करते किरान का माथा ठनका। क्या हुआ? उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए रोब आदार आवाज में पूछा। लूपा इज मिसिंग किरान। लुकारस ने परेशानी से अपनी पेशानी मसलते कहा, जबकि इसकी बात पर किरान की आंखों में एकदम ही सख्ती उतरी थी। हाथों की नसें जब्त के बायस वाजे हुई थी। लुकारस कोई है जो हमें धोखा दे रहा है, तो वहीं किसी महफूज जगह पर रुको, मैं आता हूँ। उसने हुक्मिया लहजे में कहते हुए कॉल काटते फोन डैशबोर्ड पर फेंका और तकरीबन जहाज की रफ्तार से गाड़ी चलाते लुकारस के कहे मुताबिक घर के पीछे मौजूद झाड़ियों में छुप गई। उसे वहां बैठे कुछ देर ही गुजरी थी जब किसी के कदमों की आवाज़ पर इसका दिल उछल कर हलक में आया। बेसाख्ता उसने आंखें मूंदे किरान के आने की दुआ मांगी थी। तुम्हारा खेल खत्म लूसीफर्स। पस्तौल की ठंडी नाल जैसी उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सामने खड़े शख्स ने आंखों में तमस्खर की उसे सर से पांव तक देखते कहा, जो काले रंग की जीन्स शर्ट पर काले ही रंग की जैकेट पहने हुए थी। वो एक तरह की लूसीफर्स की वर्दी थी। कौन हो तुम? लुकारस ने हलक तक करते मुकाबिल की आंखों में आंखें गाड़े सवाल किया तो सत्ताईशी अंदाज में मुस्कुरा दिया, जैसे लुकारस की हिम्मत पसंद आई हो। तुम्हारी मौत। सरसराती हुई आवाज़ में उसने लुकारस के कान के करीब झुकते सरगोशी की तो बेसाख्ता उसके पेट पर टांग मार गई, जिसकी बदौलत वह लड़खड़ाते हुए पीछे हुआ। लुकारस ने उसे खूनख्वार नजरों से देखा। पकड़ो इसे, इस शख्स ने किसी को आवाज़ देकर कहा। लुकारस ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो इसका सर चकरा गया, क्योंकि वो शख्स वहां अकेला नहीं था, वो अपने आदमियों के साथ यहाँ मौजूद था। लूसीफर्स को फंसाया गया था। लुकारस ने अपने पास आते शख्स को देखा, जो आंखों में हवस लिए उसे सर था पैर देख रहा था। इस लम्हे में लुकारस की आंख से एक आंसू टूटकर बेमोल हुआ था। दिल ने बेसाख्ता उसे पुकारा था, जिससे वो नफरत की दावेदार थी, जिसे वो जीतकर अपनी आना को तस्कीन पहुंचाना चाहती थी। किसी की गाड़ी के रुकने पर वो अपनी अपनी जगह पर साकत हुए। लुकारस ने आंखें बंद कर ली। वो जो कोई भी था, दोनों हाथों में पिस्तौल पकड़े, चेहरे पर मास्क लगाए, सुरमई आंखों में बेतहाशा नफरत और गुस्सा लिए सबको गोलियों से भूनता चला रहा था। इस पर जैसे एक जुनून सवार था, अपने दुश्मनों को जड़ से मिटाने का। तभी उससे अपने कंधे पर लगी गोली का भी इल्म ना हो सका। लूसीफर्स मसलूम नहीं, सालिम होते हैं। इस सुरमई आंखों वाले ने इस शख्स की पेशानी पर पिस्तौल टिकाते सर्द लहजे में कहा। काली आंखों वाले शख्स को अपनी मौत बहुत करीब महसूस हुई थी। उसने किसी मदद की उम्मीद में नजरें दौड़ाई तो चारों तरफ मुर्दा जिस्म और खून के सिवा कुछ न था। बेसाख्ता उसने सामने खड़े शख्स के खौफ से झुरझुरी दी। लुकारस,
किरान ने गर्दन तीछी की, इस पर नजरें जमाए मुखातिब किया तो लगारिस ने अपने नाम की पुकार पर झटके से आंखें खोली। सुरमई आंखों वाला शख्स बेल्ट में अरसी पिस्तौल उसकी जानिब उछाल दी तो वो सरत से पकड़ गई। आंखों की चमक लौट चुकी थी, खौफ सायल हो चुका था। वही लुसिफर थी, वो कमजोर नहीं पड़ सकती थी। उस शख्स ने जैसे किरान का ध्यान दूसरी जानिब देखा, एक झटके से किरान को धक्का देते वो इस पर चढ़ बैठा और पे दर पे इस पर मुक्कों की बरसात कर दी। सर, लुकारिस इस अचानक हुई इफ्तिदात पर घबरा गई और फिर जैसे ये उसकी नज़र किरान के कंधे से निकलते खून पर पड़ी तो वो साकत रह गई। फिजा में एक साथ दो गोलियां चलने की आवाज़ गूंजी तो किरान पर मुख्य बरसाता शख्स एक जानिब को लुढ़क गया, जबकि लुकारिस के हाथ से पिस्तौल छूटकर किरान ने इस शख्स को खुद से झटकते चौंक कर उसकी जानिब देखा, जो पेट पर हाथ रखती लड़खड़ाई थी। किरान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उमेराना, वो शिद्दत से चीखा था, लेकिन तब तक वो ज़मीन बोस हो चुकी थी और तकरीबन भागते हुए उस तक पहुंचा था। लुकारिस सर, उसने किरान की आंखों में देखते हुए बमुश्किल मुस्कुराते उसे याद दहानी करवाई थी कि वो उमेराना शाह नहीं, लुकारिस है। बकवास बंद करो उमेराना, वो एक बार फिर चीखा था, लेकिन फिजा में गूंजती गोली की आवाज़ पर चौंक कर पीछे मुड़ा, जहाँ रीम पूरे कद से ज़मीन पर गिरी थी। किरान ने चेहरा मुड़े दूसरी जानिब देखा, जहाँ लूपा आंखों में तैशो गुस्सा लिए रेम की मुर्दा वजूद को देख रही थी। हाथ में पिस्तौल हनूस थी। लूपा, ये क्या किया तुमने? अब की बार वो करख लहजे में बोला तो लुकारिस का सर हनूस उसकी गोद में था। लुकारिस सारी बात समझती हल्का सा मुस्कुरा दी। गद्दार की मौत सजा है, लूपा ने उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए आहिस्ता आवाज में कहा। रीम के साथ गुजारा एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने वो बुरी नहीं थी, वो गद्दार थी। ईसा भाई, इससे पहले वो इन दोनों के पास पहुंचते किरान के पीछे खड़े शख्स को देखता वो चीखी थी, जबकि किरान ने उसके भाई कहकर मुखातिब करने पर सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए पीछे की जानिब देखा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने ईसा के पीछे खड़े शख्स को अपनी नींद सुला दिया। हमें बहुत बुरी तरह फंसाया गया है, यूसुफ ने पिस्तौल बेल्ट में अड़सते रास्ते में पड़े मुर्दा शख्स को ठोकर मारते उनके पास पहुंचकर परेशानी से कहा, तो किरान उर्फ ईसा ने शुक्र का सांस भरते जैसे ही चेहरा उम्मे राना की जानिब किया तो इसके आसान खता हो गई, क्योंकि वो बेसुध हो चुकी थी और पास खड़ी लूपा यानी मीरब खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी। भाई, रानी, उसने ईसा के कंधे पर हाथ सर टिकाते सिसकते हुए कहा तो ईसा ने जब्त से मुठियां भेज ली। यूसुफ, लुकारिस और लूपा को अस्पताल ले जाओ फौरन, उसने लुकारिस को बाहों में उठाते हुए कहा। आंखों में आती नमी को वो बार बार झटक रहा था। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसका पेशा इस चीज की इजाजत नहीं देता था। तुम्हें भी तो गोली लगी है किरान, तुम भी हमारे साथ चलो। यूसुफ ने इसके कंधे से मुसलसल बहते खून को देखते हुए संजीदगी से कहा तो किरान ने कहर आलूद नजर उसे देखते लुकारिस को गाड़ी की पिछली सीट पर लटाया और लूपा को भी बैठने का इशारा किया। वह आंसू पीती खामोशी से सर झुकाए बैठ गया और एहतियात से लुकारिस का सर अपनी गोद में रख लिया। मैं मर नहीं रहा यूसुफ, लेकिन लुकारिस मरी तो ये दुनिया क़यामत से पहले एक क़यामत देखेगी, वो भी एक लुसिफर की लाई हुई क़यामत। उसने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते अपनी सुर्ख अंगारा आंखें यूसुफ की आंखों में डाले कहा। यूसुफ ने इसकी बात पर बेसाख्ता झुझरी दी और बगैर मजीद बहस किए खामोशी से ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी सन से भगा ले गया। ईसा की नज़रों ने दूर तक इसकी गाड़ी का पीछा किया, फिर वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। डिग्गी से मिट्टी के तेल की केन निकालकर उसने घर के चारों तरफ तेल फेंक दिया। एक नज़र मुर्दा जिस्मों को और खून को देखते उसने नफरत से सर झटका और घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे जिस बात का शक था वो सही साबित हुई थी। उन्हें यहाँ पर मारने के लिए बुलाया गया था, ताकि इनको ख़त्म करते अबसार के लोग इस जगह पर मौजूद सारे असलहे और मंशियात को आगे भेज सकें। ईसा ने आखिरी नज़र अंदर पड़े सारे सामान पर डाली और फिर लंबे लंबे ढक भरता बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने लाइटर जला के उस घर की जानिब फेंका तो एक लम्हे से पहले ही आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते घर के सारे घर को अपने लपेट में ले लिया। ईसा के चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट ने अहाता किया। वो पलटा और बगैर पीछे मुड़े अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। आग की लपेट में जलते घर ने कुछ ही लम्हों में उसकी गाड़ी को धूल उड़ाता हुआ वहां से जाता देखा था। ज़हे नसीब, बड़े दिनों बाद दीदार का शरफ नसीब हुआ है मुझ नाचीज़ को। सफ़ेद थ्री पीस सूट में मलबूस शख्स कमीनी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सच्चाई कहता हुआ उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। लियोना ने भी सर झटका और पुरसरार सा मुस्कुरा दी। अबसार कुरैशी ने हैरत से उसकी जानिब देखा। अभी तुम्हें ये ज़हरा मलिक उर्फ लियोना के मौत के दीदार का भी शर्फ बख्शेगी। ज़हरा मलिक ही लियोना है, क्या ये जानकर तुम्हें हैरानी नहीं हुई? आस पास से गुजरती हुई हवाओं ने आपस में सरगोशी की थी।
زہرا نے ایک جھٹکے سے بال پیچھے کر کے پونی میں باندھے تو ابصار اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ آج شوہر کو کیا بہانہ بنا کر آئی ہو؟ آنکھوں میں ہوس اور لہجے میں کمین کے لیے اس نے زہرا کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تو زہرا نے اس کے منہ پر تھوکا، جس پر وہ تل ملا اٹھا اور زہرا کا گردن دبوچ لی، جس پر وہ ہنس دی۔ تم یہی کر سکتے ہو گھٹیا انسان، تمہیں کیا لگا تم اس ملک کی جڑیں کھوکھلا کرتے پھرو گے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ تم لوسیفرز کو کیسے بھول سکتے ہو ابصار قریشی؟ انہیں لوسیفرز کو جو ایک بار پہلے بھی تمہارا باپ اور اس کے ساتھیوں پر قیامت بن کر ٹوٹے تھے۔ زہرا نے پوری قوت سے گھٹنا اس کے پیٹ پر مارتے ہوئے کہا، جس کے بعد وہ کرا کر جھکا تو زہرا نے موقع پاتے ایک کے بعد کئی بار اس کے چہرے، کمر اور پیٹ پر کیے، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ پھٹ گیا اور ناک سے خون بہنے لگا۔ میں وہ قیامت نہیں بھولا، لیکن آج میں تم لوسیفرز پر قیامت بن کر ٹوٹوں گا۔ آج میں شیطانوں سے بڑا شیطان بن کر دکھاؤں گا، ابصار نے آستین سے چہرہ صاف کرتے کہا اور بغیر زہرا کو سمجھنے کا موقع دیے بیلٹ سے گن نکال کر اس کی ٹانگ پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں وہ درد سے کراہتی ہوئی زمین پر گری۔ قہرآلود نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اس کا شوہر ہوتا اگر اس دن سہار نے زبردستی اس سے نکاح نہ کیا ہوتا تو۔ اس سے پہلے ابصار دوبارہ گولی چلاتے فضا میں ایک ساتھ 3 گولیاں چلنے کی آواز آئی اور پھر ہر چیز ساکت ہو گئی۔ کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا ان دونوں کے پاس پہنچا۔ وہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ اس شخص کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، جس کا سایہ زہرا زمین پر بغور دیکھ سکتی تھی۔ لیونا، تم ٹھیک ہو؟ ایلف نے اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو زہرا نے محض سر ہلا دیا اور گردن موڑ کر دوسری جانب دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، کتھئی آنکھوں والا لڑکا جس نے ابصار پر گولیاں چلائی تھیں، جو تینوں اس کے جسم کے آر پار ہو کر اس کی زندگی کی ڈور کاٹ چکی تھی۔ کیڈان کے کہنے پر ریز نے لیونا کا فون ٹریک کیا تھا تاکہ اسے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے روک سکے، جس میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ ازمیر، سہارا نے پکارا تو اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا، آہستہ سے اس کا اپنے ساتھ لگایا۔ سارا سہارا ملتے ہی سسکیوں سے رونے لگی۔ ریز نے ایلف کو اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ابصار کی لاش کو گھسیٹ کر سہارا کی گاڑی تک لے گئی، پھر اسے گاڑی میں لٹا کر گاڑی سٹارٹ کر دی، ہینڈ گیئر ہٹا دیا اور دروازہ بند کرتی پیچھے کو ہٹ گئی۔ ریز تب تک سہارا کو دوسری گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ گولی لگنے اور خون بہنے کی وجہ سے وہ نیم بہوش ہو چکی تھی۔ ایلف کے بیٹھتے ہی ریز نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جیسے ان کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، ایک سفید جیپ وہاں پہنچی۔ سہان نے جیسے ہی زہرا کی گاڑی کو کھائی کی جانب بڑھتے دیکھا، وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگا، لیکن شاید اسے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی اپنے ساتھ سفید کرولا کو بھی دھکیل چکی تھی اور پھر فضا میں ایک دھماکے کی گونج اٹھی۔ سہان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، آنکھیں بھی تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ سفید سود مٹی مٹی ہو چکا تھا، وہ شکست خورد سا ہو کر گرتے مٹی پر بیٹھتا چلا گیا۔ لگبھوں پر گویا کوئی قفل لگ چکا تھا۔ سہان ہائم ملک اپنی زندگی سے سب سے بڑی اور شاید آخری غلطی کر چکا تھا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے خون آلود بریسلٹ پر پڑی۔ اس نے جلدی سے بریسلٹ اٹھایا تو وہ دھک سا رہ گیا۔ یہ وہی بریسلٹ تھا جو اس نے منہ دکھائی میں زہرا کو دیا تھا۔ میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا، جسے صرف مجھ پر مان تھا، زہان نے خود کلامی کی صورت خود سے کہا۔ یکدم یوسف فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے قمیض کی اوپری 2 بٹن کھولتے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے اور کچھ دل قبل کا منظر آنکھوں کے سامنے گھول گیا۔ اٹھ لیونا، ہمیں جانا ہے۔ میرب نے زہان کو غصے میں شاہ ہاؤس سے نکلتے دیکھا تو فوراً سے پہلے زہرا کے پاس آئی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ زہرا اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم کون ہیں لیونا؟ میرب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے سنجیدگی سے پوچھا۔ لوسیفرز، سہرا ہولے سے بولی تو میرب نے آگے بڑھتے اسے گلے سے لگایا۔ لوپا، ہائم نے میری بات نہیں سنی۔ میرب کے گلے لگتے ہوئے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو میرب نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے چہرے سے آنسو پونچھے۔ فی الحال ایجنسی کو لوپا اور لیونا کی ضرورت ہے، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، میرب نے اب کی بار ذرا سختی سے کہا تو زہرا نے گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کیا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ شاہ ہاؤس سے ایجنسی کے لیے نکلی تھی، لیکن وہاں جانے سے پہلے میرب ایک کام کرنا نہیں بھولی تھی۔ بھائی بات سنیں۔ سہان فون پر آتے میسج کو پڑھا لیکن نظر انداز کرتا اندھا دھند ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی جان لینے سے باز نہیں آئے گا۔ مسلسل میسیجز کی آواز پر اسے تنگ آ کر گاڑی ایک جانب روکی اور لمبے سانس لے کر غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فون ہاتھ میں لے کر جیسے ہی اس نے میسیجز پڑھنے شروع کیے ایسا محسوس ہوا
جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، کسی نے اس کو دہکتے کوئلوں پر الٹا دیا ہو۔ پہلی تصویر پر کلک کرتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپے تھے۔ جیسے ہی تصویر کھلی وہ کسی نجی ایجنسی کا کارڈ تھا جس پر زہرا کی تصویر لگی ہوئی تھی اور نام لیونا لکھا ہوا تھا۔ میرو نے اسے زہرا اور ابصار کی لی گئی تصویریں دوبارہ بھیجی، لیکن اس بار وہ مختلف رخ سے لی گئی تھیں، جن میں واضح تھا کہ زہرا ابرار سے ملنے اکیلے نہیں گئی تھی۔ وہ تو بس ابصار کو جال میں پھنسانا چاہتے تھے، لیکن علم نے اپنی دشمنی کی آگ میں اندھا ہو کر وہ تصویریں غلط رخ سے سہان کو بھیجی تھیں تاکہ وہاں اسے زہرا سے بدگمان کر سکیں، جس میں وہ کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ ذہان نے جیسے ہی سارے میسیجز اور تصویریں دیکھیں اسے اپنی غلطیوں اور جلد بازی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ میرب نے اسے ایک لوکیشن بھی بھیجی تھی۔ ذہان نے بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے گاڑی اس جانب بڑھا دی جہاں کی لوکیشن میرب نے اسے بھیجی تھی۔ جانا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ ذہان نے ماضی سے نکلتے ہوئے سسک کر پکارا اور پھر چیخ کر بولا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ ذہان حائم ملک نے اپنی محبت کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹا تھا، اور یہ غم شاید اب ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ 8 مہینے بعد کمرے میں اندھیرا کی ایک وجود آڑے ٹیڑھے انداز میں بیڈ پر لیٹا چھت کو گھورنے میں مشغول تھا۔ کھڑکی سے آتی 14ویں کے چاند کی روشنی بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑ رہی تھی جو مسلسل کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ دفتن ماحول کی خاموشی اور اس وجود کی نظروں کے ارتکاز کو فون کی زوزو کی آواز نے توڑا تھا۔ اس نے بغیر دیکھے بیڈ پر ہاتھ مارا اور کچھ ہی لمحوں بعد فون اس کے ہاتھ میں تھا، جس کی نیلی روشنی اس کے چہرے کو قدرے واضح کر رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا جیسے کبھی شادابی کا نام و نشان تک نہ ہو اس کے چہرے پر۔ فون کی اسکرین پر میرب کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ ذہان نے تھکے تھکے انداز میں کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ ذہان نے اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے پشت لگاتے ہوئے کہا۔ آواز میں بیزاریت صاف جھلک رہی تھی جس کو میرب نے بخوبی محسوس کیا۔ مجھے ایمرجنسی میں کہیں جانا ہے، کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ میرب نے بغیر تمہید باندھے سیدھا کام کی بات کی تو ذہان نے فون کان سے ہٹا کر وقت دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کہاں جانا ہے تم نے؟ ذہان نے اب کی بار جارحانہ لہجہ سخت کیے بھائی والا روب جمانے کی خاطر کہا تو دوسری طرف میرب تلخی سے ہنس دی۔ آپ کو آپ کی بیوی کی موت کے غم سے فرصت ملے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایجنسی کا حصہ ہوں جہاں وقت دیکھ کر نہیں حالات دیکھ کر بلایا جاتا ہے، میرب نے تلخی سے کہا جبکہ اس کی بات پر ذہان نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی۔ آنکھوں میں سرخی میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ بات اپنے شوہر کو بتاؤ، وہ چھوڑ آئے گا جہاں تمہیں جانا ہوا، اور آئندہ کے بعد میری بیوی کا ذکر مت کرنا، سمجھی؟ ذہان نے غصے سے تقریباً چلا کر کہنے کے فوراً بعد فون بند کرنے کی بجائے دیوار پر دے مارا جو اگلے ہی لمحے فرش پر 2 ٹکڑے ہوئے پڑا تھا۔ رابطہ کٹ جانے پر میرب نے تعصب سے فون کی اسکرین کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتے ایجنسی کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ میرب کے ایجنٹ ہونے کے بارے میں صرف ذہان جانتا تھا، اس لیے اس نے اسی کی مدد چاہی تھی، لیکن وہ تو پچھلے 8 مہینوں میں اپنی ہی کی گئی غلطی پر پچھتانے کے سوا اور کچھ کر ہی نہیں رہا تھا۔ خود کو کمرے تک محدود کرنے سے اسے لگتا تھا کہ سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اس کی زندگی میں آئی خزاں خود ہی بہار میں بدل جائے گی۔ حالانکہ زندگی جس چیز کے لیے انسان کوشش کرتا ہے وہ اسے پا کر ہی لیتا ہے، بس اس کا ارادہ مضبوط اور یقین پختہ ہونا چاہیے۔ لیکن ذہان میں ان دونوں چیزوں کی ہی کمی تھی۔ لوپا اسپیکٹر نے آپ سے کچھ معلومات نکلوانے کے لیے کہا تھا، چاقو چوبند کھڑی لوپا سے یوسف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، وہ معلومات میں نے انسپکٹر سر کے آفس میں پہنچا دی ہے، لوپا نے ساتھ کھڑی لوکارس کو کوہنی مارتے کہا جو نیند کے جھونکے کھا رہی تھی۔ یوسف نے نبھی میں سر ہلا کر اسے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آتا یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے کیڈان قیامت لانے کی بات کر رہا تھا، یوسف نے پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تو لوپا چہرہ جھکائے ہنس دی۔ قیامت تو اب آئے گی اگر کیڈان سر نے اسے ایسے سوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اپنے کندھے پر سر رکھ کر سو رہی لوکارس کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبائے بولی تو یوسف نے بھی ہلکا سا مسکرایا۔ تم جا سکتی ہو زی کب واپس آ رہے ہیں؟ دفتن کچھ یاد آنے پر یوسف نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا تو سر نفی میں ہلا گئی تو یوسف سمجھ کر سر ہلا دیا۔ لوکارس؟ کیڈان کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر جہاں لوکارس کی نیند اڑی تھی وہیں ایک پل کے لیے تو لوپا بھی سہم کر رہ گئی۔ اس نے جو ہی نظریں دروازے کی جانب اٹھائی تو وہ سرمئی رنگ کی شرٹ اور کالی جینس میں ملبوس سرمئی آنکھوں پر غصہ لیے لوکارس کو ہی گھور رہا تھا، گویا کچا چبا جانا چاہتا ہو۔ بکو، لوکارس نے نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے احسان کرنے والے انداز میں کہا جبکہ اس کے لفظ پر کیڈان غصے سے تل ملا کر رہ گیا۔ تمیز سے لوکارس؟ لوپا نے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی تو ناسمجھی سے سنہری آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔
बकिए नहायत ही मासूमियत से आंखें झपकते हुए उसने अपनी तरफ से तमीज़ से बात की थी। नींद से आंखें अभी भी बंद हो रही थी, मतलब साफ था कि वो अब तक नींद में ही गौहर अफशानी कर रही है। लूपा, इन पर पानी डालकर इन्हें होश में लाएं ताकि ये खुद से बड़ों को मुखातिब करने की तमीज़ सीख सके। केडान ने कड़े तेवरों से लुकारस को देखकर लूपा को दांत पीसते हुक्म दिया तो फौरन से पहले उसके हुक्म पर अमल करने के लिए भागी। फेंको। वो जैसे एक बाल्टी में पानी लेकर आई, केडान बेनियाजी से हुक्म जारी किया। लूपा ने एक नज़र नींद में झूलती लुकारस को देखा और हलक तर किया। केडान की सख्त नजरें अब लूपा पर थी। केडान ने उसे बुत बना देखकर उसके हाथ से बाल्टी लेते अगले ही लम्हे लुकारस पर पानी फेंका। अभी कौन जाहिल है ये? लुकारस पहले ही हड़बड़ा उठी, लेकिन फिर गुस्सा इस पर गालिब आया तो वह तमाम लिहाज बालाए ताक रखती चीख पड़ी, जिसके बायस यूसुफ और लूपा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ईसा यज़दानी मिस उमेराना, केडान ने दांत पीसते हुए कहा तो लुकारस के दिमाग फौरन से पहले जागा तो उसने सुनहरी आंखें पूरी खोले सामने खड़े ईसा को देखा, जो आंखों में गैज़ो गज़ब से उसे ही देख कम घूर ज्यादा रहा था। ये क्या तरीका है किसी को नींद से उठाने का? लुकारस ने एक नज़र अपने गीले बालों और कपड़ों को देखकर कहा। लूपा को आंखें दिखाते हुए पूछा, ये वही तरीका है जिस तरीके से आप मुझसे मुखातिब थी? केडान ने दोनों हाथ सीने पर बांधे उसकी सुनहरी आंखों में अपनी सुरमई आंखें गाड़े चबा चबा कर कहा, तुम सुरमई लुम्बड़, मैं तुम्हें देख लूंगी। लुकारस ने उसे धक्का देते हुए नहायत बदतमीजी से कहा, जबकि इसकी धमकी पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। वो सर झटकता इसके 2 कदम करीब गया। पिछले 1.5 साल से देख ही रही हो। उसके कान के करीब झुकते सरगोशी करते हुए पीछा हुआ। आंखों में वाज़ेह शरारत नाच रही थी, जैसे आज लुकारस को जिच करके उसे बहुत मज़ा आया हो। जिस दिन मैं सच में देखने पर आई ना, उस दिन अपनी खैर मना लीजिएगा सर। वो अदा से अपने गीले बाल उसके चेहरे पर झटकती गोया हुई और लोपा को अपने साथ आने का इशारा करती मीटिंग रूम से निकलती चली गई। पीछे केडान गहरी सांस भरकर रह गया। यूसुफ ने आंखों में ढेर सारा तरस लिए उसे देखा। यूसुफ, अब अगर तुमने कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। यूसुफ को कुछ बोलने के लिए लब खोलता देखकर केडान ने उंगली उठाए तंबीह की तो वह सर झुकाकर खामोश हो गया। केडान एक नज़र उसके झुके सर को देखकर लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकल गया। इन गुजरे 8 मार्च में ये पहला कॉन्सर्ट था जिसमें वो परफॉर्म कर रहा था, वो भी अपनी मैनेजर पीए न जाने कितने लोगों की मिन्नतों के बाद। वो गाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे गाना पड़ रहा था क्योंकि वो खुद से जुड़े लोगों का रिस्क अपने गम की वजह से ख़त्म करने का ज़रिया नहीं बनना चाहता था। कम से कम जहान मलिक कभी ऐसा कर भी नहीं सकता था। नीली जीन्स पर सफ़ेद और काली चेक वाली शर्ट पहने, बाल लापरवाही से बिखरे, भूरी आंखों में खालीपन और इनके गिर्द स्याहल के लिए वो कहीं से भी 1.5 साल पहले वाला जहान मलिक नहीं लग रहा था। हाँ, बस एक बात वैसी थी जैसे आज तक इसका हर गाना उसकी जाना के लिए होता था, ये गाना भी उसके लिए ही था। हजूम ने भरपूर हुटिंग करते हुए इसे सराहा। वो अच्छे से जानते थे कि इनका चहीता सिंगर इस वक्त की ज़िंदगी की किस मोड़ से गुजर रहा है। मैंने सुना था इसकी बीवी की कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई है। हजूम में खड़े एक नौउम्र लड़के ने साथ खड़े अपने दोस्त से पूछा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा जैसे उसने कुछ गलत बात कह दी हो। तुम्हें किसने बताया? इसका दोस्त अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। लड़के ने उसे कान पास लाने का इशारा किया। मेरे बड़े भाई के सहान के ससुर के साथ बिजनेस टर्म्स हैं। उन्होंने ही मुझसे जिक्र किया था। अपनी बीवी की मौत के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और आज इतने दिनों बाद उसने यहाँ परफॉर्म किया। वो भी ना जाने कितनों की मिन्नतें करवाई हैं। नौउम्र लड़के ने अपने दोस्त के कान के पास झुककर शोर के बायस ज़रा ऊंची आवाज़ में सारी तफसील से आगाह किया कि इसका और उस लड़के ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। इसकी जाने मुतवज्जो हुआ जो गिटार पर धुन छेड़ रहा था। अब लड़के की आंखों में सामने खड़े शख्स के लिए सताइश की जगह हमदर्दी थी। जहान ने हाथ में पकड़ा माइक आमने सामने खड़े हजूम की तरफ किया तो उन्होंने उसके साथ गाना शुरू किया। उसने गाना ख़त्म करते ही एक गहरी सांस हवा के स्पुर्द की, आंखें मूंदे किसी को महसूस करना चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह वो आज फिर नाकामियों में रहा। सारा उसकी ज़िंदगी से क्या गई थी, ऐसा लगता था कि खुद ही से जुड़ा एहसास भी अपने साथ ले गई है। स्पॉटलाइट भी अभी भी इसी पर थी। वो आंखें खोलती और सुर्ख आंखें हो रही थीं।
ज़हान हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इन सब का शुक्रिया अदा करता हुआ स्टेज से जैसे ही उतरा, सहाफ़ियों का एक हजूम इसकी जानिब भागकर ऐसा आया जैसे शहद की मक्खियाँ आती हैं। ज़हान के गार्ड्स ने उसे अपने घेरे में ले लिया। सर, आज आपने इतने अरसे बाद लाइव परफॉर्म किया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक सहाफ़ी ने अपना सवाल दागा तो ज़हान ने मुस्कुराकर इसे देखा। एक आर्टिस्ट के लिए इसका आर्ट इसका इश्क होता है, इसका महबूब और महबूब से मिलने के बाद माशूक जैसा महसूस करता है, मैंने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया। धीमी और खूबसूरत लहजे में कहने के बाद उसने बाकी सब की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। इसके बाद यकसर अनजान के दो गहरी भूरी आंखों ने उसकी बात सुनते ही तल्खी से मुस्कुराकर सर झटका था। सर, आप अपनी मिसेस की डेथ के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? ज़हान के सामने खड़े सहाफ़ी ने सवाल किया तो ज़हान का दिल पल भर के लिए साकित हुआ था। आंखों का तासुर लम्हे में से पहले बदलकर सख्त हुआ था। Who the hell told you that my wife is dead? ज़हान ने इसका गिरेबान पकड़ते चीखकर इस्तफसार किया, जबकि कैमरामैन ने धड़ाधड़ इसकी तस्वीरें बनाई थी। सर छोड़ें उसे। इसके गार्ड ने उसे सहाफ़ी से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन ज़हान गोया इन्हें सुन ही नहीं रहा था। बस आंखों में गैज़ो गज़ब लिए सहाफ़ी को देखे जा रहा था। हमें अपने ज़राए से जो पता चला है हमने बता दिया। गार्ड ने जैसे ही सहाफ़ी से अलग किया, वो सहाफ़ी गर्दन अकड़ाए संजीदगी से बोला, जबकि ज़हान ने उसे खूनख्वार नज़रों से देखा। वो जिंदा है और इसका सबसे बड़ा सबूत मेरी चलती सांसें हैं। जिस दिन उसने इस हवा में सांस लेना छोड़ दिया, वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। उसकी धड़कनें मुझे यहाँ महसूस होती हैं, यहाँ। भूरी आंखों में कर्व लिए टूटे हुए लहजे में कहते ही उसने एक नज़र इन पर डाली और आखिर में अपने दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए इन्हें बहुत कुछ पावर कराते वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। गाड़ी में बैठे उसने लंबे लंबे सांस लेकर अपना गुस्सा और दर्द कम करना चाहा, लेकिन बेसुध। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसने खुद कलामी की और सर सीट की पुश से टिका दिया। माफ़ नहीं करोगी? मीरब के साथ सोफे पर जगह संभालते हुए पूछा, वो जो फ़ोन पर ज़हान का लाइव कॉन्सर्ट और उसके बाद का उसका इंटरव्यू देख रही थी। मीरब की आवाज़ पर चौंकी, लेकिन कहा कुछ नहीं। माफ़ नहीं करना तो नफ़रत कर लो। वो तो कर लोगी ना? मीरब ने इसके हाथ से फ़ोन लेकर सामने बड़े मेज़ पर रखते इसके दोनों बाजू थाम कर पूछा, तो ज़ाहरा को समझ आया कि वह मशवरा दे रही है या सवाल कर रही है। हाइम से नफ़रत करना नामुमकिनात में से है, बेतासर लहजे में कहते हुए उसने दोबारा फ़ोन उठा लिया। मीरब उसे देखकर रह गई। माफ़ करना तो नामुमकिनात में से नहीं है ना? मीरब ने उसे फिर से अपनी जानिब मतवज्जो करना चाहा तो ज़ाहरा ने फ़ोन से चेहरा उठाकर उसे देखा। कर दूंगी, लठमार अंदाज में कहते हुए उसने दोबारा चेहरा फ़ोन पर झुका लिया। ठीक। मीरब ने इसकी सर्दमहरी का जवाब उसी के अंदाज में दिया था। दफतन कुछ याद आने पर सारा ने चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा। पता है दुनिया में रहने की बेहतरीन जगह कौन सी है? उसने चेहरे पर दबा दबा जोश ने यह सवाल किया तो मीरब ने सर नफ़ी में हिलाया। लोगों के दिल। दुनिया में रहने की बेहतरीन जगह लोगों के दिल है मीरब। चाहे हम किसी की ज़िंदगी में रहें या न रहें, अगर हम इसके दिल में हैं तो वो हमें कभी नहीं भूल सकता। और यही मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे भाई के दिल में मैं हूँ या बस इसकी ज़िंदगी में थी, और अब उसे मेरे ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीरब का हाथा में उसने बिलाकर अपने जहन में चलती इस बात से आगाह कर ही दिया, क्योंकि वो इतने अरसे से ज़हान को हिजर की सज़ा सुनाकर बैठी थी। क्यों उसने अपनी खुद की मौत की झूठी खबर फैलाई थी? हालांकि उस दिन अबसार की चलाई गोली बस इसकी टांग को छूकर गुजरी थी और फिर जी ने उसे कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड करवा दिया था, क्योंकि वो दुश्मनों की नज़र में आ चुकी थी। और कब ख़त्म होगा तुम्हारा ये इम्तिहान? मीरब ने बेसब्री से पूछा। वो वही जानती थी कि उसके भाई की हालत ज़हरा के जाने के बाद कैसी थी। जनाया के पैदा होने की बात उसने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा तो मीरब मुस्कुरा दी। नाम भी सोच दिया? मीरब को हैरत हुई थी कि ज़हरा ने बेबी का नाम भी सोच रखा था। तुम्हारे ब्रो ने ही सोचा था। सारा ने चेहरा झुकाया थोड़ा सा शर्मा कर कहा तो मीरब उसे देखते कह कहा लगा उठी। जहाँ तक मुझे है, ब्रो को तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि वो बाबा बनने वाले। अचानक कुछ याद आने पर मीरब ने मुंह बसूरे कहा तो ज़हरा को भी एहसास हुआ कि अपने नाराज़गी और जी के अंडरग्राउंड जाने की वजह से वो ज़हान को ये खुशखबरी दे ही नहीं पाई थी। तुम ऐसा करना, जब जनाया पैदा हो तो हाइम को इसकी तस्वीर भेज देना। तुम ऐसा करना, जब सनाया पैदा हो तो हाइम को इसकी तस्वीर भेजकर कहना कि ये तुम्हारी दोस्त की बेटी है। फिर इनका रद्द-ए-अमल देखना, मुझे यकीन है वे उसे पहचान जाएंगे। सारा ने फ़ौरन से पहले मंसूबा बनाते मीरब की गोश्त गुसार किया, जबकि वह होनक बने अपने उसे ही देख रही थी तो दुनिया की अजीब बीवी और माँ साबित होने वाली थी। पहले तो अपने शौहर को बच्चे के मुतल्लिक ही लाइल्म रखा,
और अब कह रही थी कि बच्चे के पैदा होते ही तस्वीर उसके शौहर को भेजी जाए ताकि ये वो जान सके कि वो उसकी अपनी औलाद को पहचानता है या नहीं। तुम पागल हो, मीरा हाथ जलाकर कहती हुई उठ खड़ी हुई। किधर? सारा ने उसे बाहर की जाने बढ़ते देखकर पूछा तो वो उल्टे कदमों वापस उस तक आई। घर, वरना अभी कहीं से तुम्हारा जिन जैसा भाई हाजिर हो जाएगा और मेरा फिलहाल इसके साथ मगजमारी करने का कोई इरादा नहीं है। मीरा ने इसके फूले हुए गालों पर चुटकी काटते हुए मुस्कुराकर कहा तो सहारा भी हंस दी। तुम हंस रही हो? मीरा ने उसे हंसा देखकर हैरत से पूछा तो हजारा हंसी रोके उसे देखने लगी जैसे इसकी बात का मतलब समझना चाह रही हो। हाँ, क्यों? सारा ने उसे दुगनी हैरत से पूछा था। मैंने तुम्हारे भाई को जिन कहा और तुम हंस रही हो। मीरा ने अपनी कान सी भूरी आंखें पूरी खोले कहा तो सारा इसकी बात का मतलब समझते एक बार फिर हंस दी। अरे तो क्या हुआ, मैं भी तो शादी से पहले तुम्हारे भाई को साइको कहती थी। सायरा ने मजे से कंधे उचकाए ऐसे कहा जैसे कोई बहुत ही अजीब कारनामा सर अंजाम देती हो। तौबा है लड़की। उफ। मीरा ने उसकी बात पर अपना माथा पीटते हुए कहा और उसके गले मिलते अपने ख्याल रखने की ताकीद कर दी। वह जल्दी जल्दी वहां से निकली, मुबादा कहीं सच में ही इब्तिसाम जिन हाजिर ना हो जाता उसकी इस कदर फुर्ती पर। जाहिरा एकदम से हंसती थी। मैंने आपको माफ किया हाइम, उसने हौले से बड़बड़ाते हुए सोफे की पुर्ज से टेक लगा दी।